बच्चों, आज की हमारी दूसरी एक और छोटी सी कविता है अज्ञे जी की ही, जिसका शीर्षक है सांप। सांप, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ऐसा जीव जो जहरीला होता है, एक ऐसा जीव जिसे डसना आता है, जिसे डंक मारना आता है। एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति अभी अभी महानगर में आया है, जो महानगरीय संवेदनहीन जीवन को जीता है। तो एक ऐसे नए व्यक्ति की ओर कवि ने इशारा किया है इस कविता के माध्यम से। इस कविता का जो शीर्षक है वह सांप है, और अज्ञे जी का एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है इंद्रधनुष रोंदे हुए। इस काव्य संग्रह में ये कविता संकलित है जो यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है। एक बड़ी ही छोटी सी कविता है, लेकिन ये बहुत ही सारगर्भित कविता है। ये एक ऐसी कविता है जिसको हम कह सकते हैं गागर में सागर भरने वाली कविता। एक ऐसी कविता जो है बड़ी छोटी, परंतु ये भावपूर्ण कविता है। यहाँ पर इसको हम एक व्यंग्यात्मक लघु कविता कह सकते हैं। इसमें वर्तमान शहरी सभ्यता पर कवि ने व्यंग्य किया है। कवि कहता है कि सांप जंगलों में रहता है, वह सभ्य नहीं होता, वह डंक मारना भी नहीं छोड़ सकता। इसी तरह से आज का जो नागरिक सांप की तरह छल कपट व्यवहार करता है, और एक ऐसा व्यवहार करता है जिसमें छल है, कपट है, तो छल और कपट को ही कवि ने नाग का डसना बताया है कि किस तरह से नाग कितना ही सभ्य क्यों ना हो जाए, उसे कितना ही हम सभ्य बनाने की कोशिश क्यों ना करें, तब भी वह अपना जो उसका जो वास्तविक गुण है, डसना या डंक मारना, वह अपने उस डंक मारने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता। मुझे एक अनायास एक प्रसंग याद आता है कि एक नदी के किनारे एक महापुरुष बैठे हुए थे, एक संत बैठे हुए थे, और एक जो केकड़ा था वो बार बार बाहर आने की डूबने की कोशिश डूब रहा था, और वह जो संत थे वो बार बार उसको बाहर निकालते, बिच्छू को जैसे ही बाहर निकालते वो फिर डंक मारता उस संत के हाथ पर। संत के हाथ से वो बिच्छू फिर छूट जाता, फिर संत उसको बचाने की कोशिश करते, वह फिर डंक मारता। तो ये सब देख रहा था एक व्यक्ति खड़ा हुआ, तो उसने उस महात्मा से पूछा कि महात्मन, ये जो बिच्छू है ये बार बार आपको डंक मार रहा है, आप इसे डूबने दो, आप क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो संत ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब यह अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता डंक मारने की, तो मैं अपनी प्रवृत्ति को कैसे छोड़ सकता हूँ जो मेरी बचाने की प्रवृत्ति है। तो जो सांप है उसकी वृत्ति है, उसका स्वभाव है कि वह डंक मारता है। आप उसको कितना ही सभ्य कर लें, लेकिन वह डंक मारना कभी नहीं भूलता। यानी हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी अपनी जो उसकी मूल वृत्ति है, जो उसकी वास्तविक नेचर है, वो उसको कभी जल्दी से बदल नहीं पाता है। तो कवि ने ये जो सांप कविता है इसके माध्यम से महानगरीय संवेदनहीन जीवन का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है कि किस प्रकार से महानगरों में आकर के व्यक्ति छल और कपटपूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है, और आज के नागरिक को सभ्य समाज में जीवन जीना नहीं आता। एक और हम अपने आप को सभ्य कहते हैं, और दूसरी हम जो अन्य लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रह पाते। तो कवि ने ऐसे नगरीय जीवन को जीने वाले व्यक्ति को सांप कहा है। एक ऐसा नया व्यक्ति जो महानगरों में रहता है, अपने आप को सभ्य कहता है, लेकिन तब भी जो उसकी पुरातन वृत्ति है, जो उसकी जंगली वृत्ति है डंक मारना, उसको वह नहीं छोड़ता। छोटी सी कविता है, देखिए इसको। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे? तो यहाँ क्या है, ये प्रश्नात्मक कविता है, प्रश्न उत्तर के रूप में लिखी गई कविता है। यहाँ कवि सांप को संबोधित करता है कि हे सांप, तुम तो जंगलों में रहते थे,
अब तुम शहरों में आ गए हो, परंतु तब भी तुम शहरों की, नगरों की जो जीवन शैली है उसको अभी तक तुम समझ नहीं पाए हो। कहने भर को तुम सभ्य हो गए हो, लेकिन वास्तव में तुम सभ्य नहीं हुए हो। तो कवि ने यहाँ पर सांप को संबोधित किया है और सांप की जो जंगली वृत्ति है उसको, उस पर व्यंग्य किया है। जंगल में रहने वाला जो प्राणी है वह कितना ही सभ्य क्यों ना हो जाए, परंतु वह अपने जो उसका मूल वृत्ति है उसको वह नहीं छोड़ता। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के केंद्र नगर में सांप पूरी तरह सभ्य नहीं हो सका, अर्थात सांप ने अभी तक नागरिक सभ्यता को स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए कवि उससे प्रश्न करता है और पूछता है कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुमने जंगलों को छोड़ दिया, तुम महानगरों में आ गए, महानगरों में तुमने रहना प्रारंभ कर दिया, परंतु वास्तव में तुम अभी तक वहाँ रहना सीखे नहीं हो कि तुमने विष कहाँ से पाया और कहाँ से दूसरों को काटने की कला सीखी। तो यहाँ व्यंग्य किया है कवि ने कि एक और शहरों में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को सभ्य कहता है, परंतु दूसरी ओर वह अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहता। जैसे सांप कितना ही सभ्य क्यों ना हो जाए तब भी वह डंक मारना, डसना नहीं छोड़ता, वैसे ही महानगरीय व्यक्ति अपने आप को सभ्य कहता है तब भी वह किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना, किसी के अधिकारों का हनन करना नहीं छोड़ पाता। तो इस तरह से कवि ने जो शहरी जीवन में बढ़ता हुआ शोषण है उस पर व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से पूंजीवादी व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण करते हैं और उन्हें धीरे धीरे डसते रहते हैं। तो कवि ने बड़ा ही सुंदर व्यंग्य किया है, विष कहाँ पाया, कि अगर सभ्य हो गया व्यक्ति तो फिर उसके पास विष नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, दोहरी मानसिकता है व्यक्ति की कि वह सभ्य भी हो गया और असभ्य की तरह आज दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो बच्चों, आप इस कविता का भी सार भी करेंगे और इस कविता का उद्देश्य भी करेंगे। ये एक और छोटी सी कविता थी, इसलिए मैंने दोनों कविताओं को एक साथ ले लिया। अगर आप पहली कविता को देखेंगे तो वहाँ पर भी जो महानगरीय जीवन है उस पर व्यंग्य किया है लेखक ने कि किस तरह से ग्रामीण व्यक्ति शहरों की ओर भाग रहा है और जो शहर की लोलुपता है वह उन्हें डसती रहती है। और यहाँ भी वही बात है कि जो महानगरीय व्यक्ति है वह कितना ही सभ्य क्यों ना हो जाए, परंतु वह डसना नहीं छोड़ता, वैसे ही जैसे सांप डसने की वृत्ति को नहीं छोड़ पाता। तो यहाँ पर आधुनिक नागरिकों को सांप कहा है कवि ने और उनके सांप जैसे व्यवहार पर व्यंग्य किया है। भाषा सहज और सरल है। यहाँ देखोगे आप, सीखा डसना, विष कहाँ पाया, ये जो अंतिम पंक्तियाँ हैं इसमें डसना आया, इस तरह के जो तो अलंकार भी हैं। शैली जो है वो व्यंग्यात्मक शैली है और छंद है मुक्त छंद। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों आप आमने सामने नहीं हो, क्लासरूम स्टडी बिल्कुल मुझे लगता है भिन्न है इस पढ़ाई से, परंतु कोशिश रहेगी कि आप हर कविता को भली भांति समझ सकें, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाए हर कविता। हमने जो पहली कविता की थी हमारा देश, उसमें आप दोबारा से मैं बोल रही हूँ कि जो ये हमने कविता की थी हमारा देश, इसमें भी आपने देखा कि प्रतीकात्मक शैली है, लाक्षणिकता है, बिंब है। बिंब विधान किसको कहते हैं कि एक चित्र प्रस्तुत कर देना कि गांव है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, झोपड़ियों पर घास फूस लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये कवि ने एक बिंब प्रस्तुत किया है आपके सामने। तो ऐसी जहाँ वर्णन होता है उसको हम कहते हैं बिंब विधान। और जो भाषा है, जो शब्द योजना है, वह भावों के अनुकूल है। तो ये दो कविताएं बच्चों आपकी आज हुई हैं। आप इन दोनों कविताओं को भली प्रकार से समझेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। पहली कविता हमारी थी हमारा देश और दूसरी कविता थी हमारी सांप। तो आप इन दोनों कविताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनें। ओके, ऑल द बेस्ट।